कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कांग्रेस दमोह चुनाव को क्या प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने जा रही है? जिन नामों का पार्टी ने पैनल बनाया है उनमें अजय टंडन, मनु मिश्रा, मानक पटेल और रतन चंद्र जैन का नाम है, जिन्हें लेकर कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। संभावना यही कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर आला कमान मुहर लगा दे। लेकिन बड़ी बात ये भी कि पार्टी 12 विधायकों और पूर्व मंत्रियों को दमोह के दंगल में झोंकने जा रही है। साथ ही पार्टी की योजना ये भी रहेगी कि 2018 में जिस तरह बीजेपी से बागी होकर डॉक्टर कुसुमरिया ने गणित बिगाड़ दिया था, उसी तरह सिद्धार्थ को आगे बढ़ाकर खेल में खलल डाल दिया जाए। कांग्रेस का मानना है इस बार भी चुनाव हम जीतेंगे। दमोह का उपचुनाव हमें जनता के आशीर्वाद से जीतना है कांग्रेस को, और हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी जब से ये घटनाक्रम हुआ चुनाव का, राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद से। और हमने मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटी, ये माइक्रो लेवल कमेटी, ये सारी हमने बना ली हैं और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी वहाँ ड्यूटी पे लगाई है। हमारे 15-20 विधायक वहाँ पे बिल्कुल चुनाव होने तक वहीं रहेंगे। कांग्रेस अभी प्लान में ही अटकी है और बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सरकार की योजनाओं के साथ कार्यकर्ताओं को तैयार कर चुके हैं और इसलिए बीजेपी अपनी तैयारी को लेकर उत्साहित है। चुनाव में मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतने जा रही है। राहुल लोधी बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं, ये कांग्रेस को भी पता है। अभी कांग्रेस को कुछ करना है, कार्यकर्ता को चालना देना है तो करती फिरे। बाकी इसमें चुनाव स्पष्ट है, उसके परिणाम भी साफ दिखाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रही है। दमोह में बीजेपी से राहुल लोधी मैदान में होंगे, ये एकदम साफ है। कांग्रेस ने जिन नामों का पैनल बनाया उससे लगता है पार्टी किसी जैन को मौका दे सकती है, लेकिन निगाहें तो मलैया परिवार पर रहेंगी और कमलनाथ 25 को दमोह पहुंचेंगे तो साफ होगा कि कांग्रेस से कौन। IND 24 के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो सवाल यह है कि कांग्रेस से कौन? जी हां, लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस अपनी तैयारी को पुख्ता बता रही है, लेकिन सवाल यहां पर चेहरे का है। वो चेहरा कौन होगा जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस के लिए नाक और साग का सवाल बना दमोह का दंगल? प्रत्याशी चयन में कांग्रेस की तरफ से क्यों हो रही देरी? क्या दमोह उपचुनाव में दल बदल के मुद्दे पर रहेगा जोर? क्या कांग्रेस स्थानीय पर लगाएगी दांव? जी हां, भले ही यहां पर दमोह के दंगल की बात हो रही हो, लेकिन वो सारी बातें नजर में हैं जो पहले उपचुनाव में देखने को मिली थी। क्या एक बार फिर से दल बदल का जोर रहेगा? क्या एक बार फिर से मान प्रतिष्ठा के लिए हर एक एंगल को तलाशा जाएगा? ये सवाल भी यहाँ पर अहम हो जाता है, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि जीत उसकी तय है, लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मान रही और लगातार जीत के दावे कर रही है। आखिर जीत के दावों में जो दम है उसकी वजह क्या है, इसे हम समझेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। और अवनीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि दमोह के इस दंगल में कांग्रेस का एंगल क्या होगा? देखिए नाज़नीन जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस का एंगल कहें या इसको ये कहें कि कांग्रेस की रणनीति कहें, वो ये है कि
जनता की जो आज की तारीख में समझते कि उपचुनाव ये पहला उपचुनाव नहीं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को इस महंगाई के समय में जहां प्रदेश पर निरंतर कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा इस प्रदेश पे शिवराज सरकार भी 1 साल से जब से सत्ता में निरंतर कर्जा ले रही और उपचुनाव का बोझ भी जनता पर डाला जा रहा है, वो भी इस कोरोना जैसे संक्रमण काल में जहां पर बाकायदा एक गाइडलाइन भी है कि आपको ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं करना है, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित नहीं करना, उसके बावजूद जनता को ये चुनाव फेस करने पर सबसे पहले तो जनता को ये समझाना होगा, वो जनता समझती है कि उपचुनाव हो क्यों रहा है, क्योंकि जब आप देखें कि कितना सरकार गिर चुकी तो उसके कई महीनों बाद आपने ये सौदेबाजी की और ये वही राहुल सिंह लोधी है नाजिन जी, अगर मैं भूल रहा हूं कि जिन्होंने बकायदा एक चैनल पर खुले तौर पर कहा था कि मुझे अपनी आने वाली पुश्तों को शक्ल दिखाना, अपना नाम बताना है कि नहीं तुम्हारा बाप बिकाऊ नहीं था, नहीं हम उनमें से नहीं है। और उसके बाद अचानक एक दिन उठे, नहीं दमोह मेडिकल कॉलेज, अरे साहब सरकार गिरे कांग्रेस की 6 महीने हो गए थे, उसके पहले आपको ध्यान नहीं आया कि मेडिकल कॉलेज, मतलब 6 महीने जब आप शिवराज शासन काल में रह ली उसके बाद आपको ध्यान आया। देखिए अवनीश जी, ये जो आपने अभी कहा इस चैप्टर में मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी बात नई जुड़ रही है। ये सारी बातें आपने तब भी कही थी जब 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, आपने तब भी जनता को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव पर जनता आपकी बात को समझेगी? नाज़रीन जी, सबसे पहले आप ये देखिए, दमोह की जनता ने कई वर्षों बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक परिवर्तन किया था अपने विकास के लिए और उन्होंने एक व्यक्ति चुना था और वो व्यक्ति राहुल सिंह लोधी जी के रूप में चुना था, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जहां आज जनता महंगाई की मार से कहरा रही, 102 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, 90 रुपए के ऊपर डीजल हो गया है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कहां जा रहे हैं, 900 रुपए के ऊपर जा चुके हैं, तो ये सारे मुद्दे, चलिए भरोसा मुद्दा होगा और इसके साथ ही महंगाई और दूसरे वो जरूरी मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़ते हैं। देवदत्त दुबे जी, आपको क्या लगता है, जिस बात को कांग्रेस कह रही है जनता से जुड़ती जरूर है, लेकिन जब पहले के उपचुनाव में ये मंत्र काम नहीं किया तो अभी करेगा, कैसे लगता है कांग्रेस को? देखिए, हर चुनाव की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर सीट की परिस्थिति अलग होती है। विधानसभा के चुनाव पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत भी हो जाते हैं और प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी उपचुनाव लगातार जीतती रही, लेकिन 2018 के पहले आपने देखा होगा अटेर, चित्रकूट, मुंगावली, कोला रसहारी और फिर उसके बाद सत्ता से ही बाहर गई। और अभी जो 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल वो रही, 9 सीटें फिर भी कांग्रेस ने जीती, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे होते हैं कि जिसमें एक तरह से जनता ये सोच लेती है कई बार कि सरकार जिसकी उसका विधायक चुनाव है। और वहाँ की परिस्थिति क्या है, दमोह सीट की बहुत अलग परिस्थिति है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है दलों से ज्यादा पूर्व मंत्री जयंत मलैया। वो 7 बार चुनाव लड़े हैं और 6 बार जीते हैं और पिछली बार 700 साढ़े 700 वोटों से ही केवल हारे हैं। अब मलैया की क्या भूमिका होगी और उनके बेटे जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं उसी पे पूरा ये चुनाव डिपेंड करेगा। और कांग्रेस जो प्रत्याशी चयन में देरी कर रही है उसको अभी भी एक संभावना है कि जयंत मलैया या उनके बेटे कोई कांग्रेस से टिकट लेकर लड़ जाए, तो उनकी उम्मीदें और ज्यादा। चलिए पहले इस पर हम जवाब ले लेते हैं महेश जी से, उसके बाद चूंकि आप उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। महेश जी, क्या कहेंगे जयंत मलैया जी जो जिस तरीके से पहले चुनाव हारे लेकिन अब जो जीते हैं वो आपके दल से हैं और चुनौतियां भी सामने हैं, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि जनता पे बहुत भार है और इसे समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। नाज़रीन जी, जिन परिस्थितियों में राहुल सिंह लोधी जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा वो आपके हमारे सामने है। जिस कालखंड में लोग पंच, सरपंच और पार्षद पद से इस्तीफा नहीं देने में कतराते हैं, पद का मोह इस प्रकार का होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में अगर एक विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी में कितना अपमानित और प्रताड़ित रहा होगा। और वो जब बाकी लोग आ चुके थे उसके बहुत बाद में आए हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रताड़ना सहज रूप से जनता समझेगी। दूसरी बात, जहां तक आपने जयंत मलैया जी की है, माननीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। माननीय जयंत मलैया जी लंबे समय तक अनेक पदों पर रहे हैं, उन्होंने पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के अनुसार काम किया है और वो पार्टी संगठन के निर्णय के साथ ही रहने वाले कार्यकर्ताओं में से हैं। तो निश्चित रूप से कहीं किसी प्रकार का कोई पशोपेश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में नहीं है। कांग्रेस को देरी हो रही है, कांग्रेस का विषय है,
कांग्रेस पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस का जो विश्वास है, आम जन का जो विश्वास है कांग्रेस पर से, वो लगभग समाप्त होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम देखिए, देश में इनकी क्या हालत है, उसके ऊपर मुझे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं। जनता भली भांति जानती है कि इनके नेतृत्व से किस प्रकार से लगातार जनता का विश्वास घटा है। चलिए, जनता का विश्वास घटा है, अनुशासित कार्यकर्ता है मलैया जी के लिए ये बात कही जा रही है दुबे जी, लेकिन ये अनुशासन का मामला है, दबाव का मामला है, या ये कहा जाए कि लोधी जी चूंकि चले गए, पिछली बार चुनाव जीते थे और पार्टी जिस तरीके से हमने देखा है कि सिंधिया समर्थकों को भी आगे बढ़ाया गया, कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि ये सब कुछ दबाव में हो रहा है, आपको क्या लगता है? नाजी जी, प्रदेश में अब दलीय निष्ठाएं टूट चुकी है। अब प्रदेश में वैसी परिस्थिति नहीं बची है। आप देखेंगे 2018 के चुनाव के पहले इसी दमोह क्षेत्र से रामकृष्ण कुसमरिया भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े, जो भगवाधारी थे, विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे। उन जैसा तपोनिष्ठ भाजपा ही कोई कल्पना कर सकता था कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? और एक नहीं, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े, पथरिया और दमोह, दोनों से उन्होंने भाजपा कैंडिडेटों को हरवाया। आप इसके साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे धीरज पटेरिया, वो बागी होकर जबलपुर से लड़े। संजय शर्मा आज कांग्रेस से विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब 2018 में वहाँ दलीय निष्ठाएं टूटी और फिर 1.5 साल बाद तो आपने देखा कि 22 विधायक एक साथ सिंधिया जी के साथ चले गए, बाद में और जाते रहे। और राहुल लोधी पर अभी सिलसिला थमा है, अभी आगे ये सारी चीजें अभी मुझे नहीं लगता कि जनता भूली भी होगी, क्योंकि बहुत हालिया ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अभी जो मसला है कि चेहरा कांग्रेस से कौन होगा, क्योंकि बीजेपी में तो साफ दिख रहा है और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, बात की जाए उन्होंने ऐलान भी कर दिया, खुद मुख्यमंत्री कह चुके। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए क्या चेहरा भी चुनौती होगा? बाकी चुनौती तो है चुनाव जीतना और बाकी चीजें। बिल्कुल, इस समय सबसे बड़ा संकट जो कांग्रेस का है प्रत्याशी चयन का है। कांग्रेस बेहतर प्रत्याशी चाहती है, कमलनाथ सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, तो वहां प्रत्याशी का संकट है। और मलैया जी पर ही उम्मीदें टिकी हैं कि यदि ये आ जाए तो उनका एक वोट बैंक है मलैया जी का। आप किसी भी सीट पर देख लीजिए, हर व्यक्ति का कुछ वोट बैंक होता है। तो मलैया 40 सालों से उस सीट पर सक्रिय है, उनने बहुत लोगों को उपकृत किया है, बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो यदि मलैया की तरफ कांग्रेस की जो उम्मीद है तो वो कोई गलत नहीं है। क्या ऐसी उम्मीद है अवनीश जी आपको? और अगर ये उम्मीद आपकी रंग लाती है तो क्या ये फैक्टर भी काम करेगा? देखिए नाज़नीन जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के पास कई योग्य वहां पर उम्मीदवार हैं। आपने देखा वहां पूर्व में भी कांग्रेस के विधायक रहे, वो आज भी एक्टिव है। नगरपालिका अध्यक्ष भी देखें, वो भी कांग्रेस के बनते रहे। तो कांग्रेस के पास कई योग्य उम्मीदवार हैं और हम जनरली इस तरह की कोई उम्मीद नहीं करते। और जयंत मलैया जी एक सम्मानजनक नेता हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप देखें जयंत मलैया जी जितनी भी बार चुनाव जीते हैं बड़े कम मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, 400, 500, 600 वोटों से। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं करती। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस तरह की परिदृश्य राजनीति का भाजपा ने निर्मित किया है मध्य प्रदेश में, तो इस तरह की चीजों से आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि कहते ना, आपने शुरुआत तो आपने की, इस तरह की राजनीति जो मध्य प्रदेश में शुरुआत की है तो आपने की है। और नाज़नीन जी, सबसे बड़ी बात, मैं इन सब बातों से इतर एक बात करना चाहूंगा, क्या हमारे प्रदेश में वर्तमान बस यही रह गया, मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरा चुनाव, हम चुनाव जीतते हैं, यही रह गया? क्या मध्य प्रदेश में वर्तमान में और कोई समस्या नहीं है? दमोह से लगी हुई एक विधानसभा सीट है बड़ा मलेरा, जहां पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है कांग्रेस के कार्यकर्ता की, ब्लॉक अध्यक्ष की। बकायदा आप रायसेन में आइए, करनी सेना के जिलाध्यक्ष की बकायदा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप ग्वालियर में जाइए, वहां पर बकायदा एक थाना प्रभारी का सर फोड़ दिया जाता है। गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दतिया में बकायदा उड़नदस्ता पार्टी को लूट लिया जाता है। रेत माफिया निरंतर मध्य प्रदेश में पुलिस को पीट रहे हैं, बेचारे पुलिस वाले अपनी जान बचा। ये सारे जो नहीं मुद्दे हैं, ये जनता से जुड़ते हैं, आप भी जनता से जुड़िए, आप जुड़ पा रहे हैं कि नहीं? ये सवाल है नाज़नीन जी, ये मुद्दे रहने वाले जनता के बीच में। क्योंकि देखिए, जो वर्तमान में जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया की जो इंटेंसिटी है, जो एक फास्ट कम्युनिकेशन है, उससे ये सारी खबरें सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ दमोह या उसके आसपास तक सीमित रहती हैं, ग्वालियर के पूरे भारत में एक्सपोर्ट होती हैं। जिसको जो खबरें पढ़ना होती हैं वो अपने इंटरेस्ट से वहां की खबरों की जानकारी निकाल सकता हो जाएगी। तो सबसे
आज मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात है वो है क्राइम का रेशो। रानी जी, उसका कारण मैं आपको बताऊं, उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। और आप जानती हैं जो बेरोजगार जो होते हैं, युवा होते हैं, इनमें जो ऊर्जा होती है, अगर आप उसका सही दिशा में उपयोग नहीं करो, मजबूरी होती तो आप, लेकिन उसके पहले आपके कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को भी आपको बूस्टअप करना होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे महेश जी से भी। बहुत सारे मुद्दे महेश जी के लिए आपने छोड़े हैं, चर्चा को बनाए रखेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ महेश जी बने हुए हैं। महेश जी, बहुत सारे सवाल हैं जो अवनीश जी ने उठाए हैं, जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, और अगर देखा जाए तो अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है, ऐसा भी उनका कहना है। देखिए नाज़नीन जी, सवाल उठा कौन रहा है ये आप हम सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा था कि हम 4000 स्टाइपेंड देंगे युवाओं को। 4 लोगों को ये पूरे 15 माह में सरकार 5 साल चली गया। देखिए सरकार 5 साल चली गया, सरकार आपने गिरा दी ना। ठीक है, सुन लेते हैं, शांति से सुनिए अवनीश जी, शांति से सुनना भी पड़ेगा। देखिए क्या है कि ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 51,000 राशि कन्याओं को नहीं दी, जिन्होंने किसान का आपने बंद कर दिया, अब आपने 28,000 देना भी बंद कर दिया, स्टाइपेंड नहीं दिया। आप देखिए अवनीश जी, मैं शांति से सुनता हूँ, शांति से सुनना सीखिए। हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। आप अगर झूठा डेटा पेश करेंगे महेश जी, तो मैं कैसे आपको मैं मौका दूंगी। अगर आंकड़े झूठे हैं तो आप मुझे सही साबित कीजिएगा। ठीक है अवनीश जी, चुप है, आप बोलिए। 4,000 रुपए दिया हो, आपने 15 लाख दिए, एक एक करके बात करेंगे। आपने 15 लाख दिए, एक एक करके बात। आपने कहा था डीजल पेट्रोल आप 30 रुपए बिकवा देंगे, आपने बिकवाया 100 रुपए के ऊपर हो गया है। LPG सिलेंडर 350 का था, आज 900 का हो गया है। जुमलेबाज पार्टी तो भाजपा। अगर आप ये कहेंगे कि घोषणा पत्र पे नहीं लिखा तो क्या चुनावी सभाओं के लिए होते हैं वो बात जो आप कहते हैं मंचों से जाके, ऐसी बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए। अगर वो पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए। पहले बिहार में ऐसे चर्चा नहीं हो पाती। चलिए नाज़नीन जी, जवाब सुनने का मादा तो रखें। हाँ सुनेंगे। जिस 15 माह में इन्होंने उठापटा को लूटपाट की सरकार बनाई थी, असामाजिक तत्वों को लगने लगा, माफियाओं को लगने लगा कि कमलनाथ जी की सरकार नहीं आई, हमारी अपनी सरकार आ गई है। मध्य प्रदेश को लूट सको तो लूटो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां बनी, चाहे तबादला उद्योग हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, सबको इन्होंने संरक्षण देने का काम किया। और ये मेरे आरोप नहीं है, श्रीमान उमंग सिंगार इनके तत्कालीन मंत्री थे, उनके आरोप है। गोविंद सिंह के आरोप है कि 50 लाख में महेश जी आपने शायद लगता है ठीक से सवाल नहीं सुना। आपने ठीक से सवाल नहीं सुना। अभी सवाल जो है वो हालिया परिस्थितियों पे है। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ इस पे सवाल नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं अभी घटी, उस पर सवाल का जवाब चाहिए। आप बहुत पीछे चले गए सर, बहुत पीछे चले गए। नाज़नीन जी, प्रत्येक घटना को सरकार पूरी में जवाब देना सिर्फ संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई भी की गई है। प्रत्येक जगह
अपनी जो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के ठीक साथ है। की जा अब रही जवाब सुन है। लेते हैं। इनको ये कार्रवाई ठीक है सर, नहीं ठीक है, चाहिए लौटेंगे। थी। इनका भाजपा चश्मा के बड़ा नेता पुराना है। आज तक इन्होंने उमंग केवल गुंडों को सिंगार संरक्षण महेश जी, देने का महेश जी, काम किया लौटेंगे, है, लौटेंगे। माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। भाजपा के नेता आज तक उमंग सिंगार एवं गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, उससे बाहर उनने आ ही नहीं जवाब पा क्यों रहे नहीं दिया आज हैं। तक? एक साल हो आज गया। तक कार्रवाई अब क्यों मैं नहीं की? अगर पूछूं दिग्विजय सिंह कि की बात भाजपा करते तो उन पे कार्यालय कार्रवाई में करते। औरतों का उमंग सिंह शोषण का क्यों होता है? उमंग जवाब दो आप। उमंग सिंह चलिए, का मुझे औरतों का मुझे शोषण लग क्यों रहा होता है? मुझे लग रहा है आपका कि विधायक आप दोनों एक आकाश दूसरे पे विजय आरोप वर्गीय लगा रहे बल्ले हैं। से पिटाई क्यों करता है? चलिए, अधिकारी का जवाब दो बहुत आप। पीछे नहीं जाना है, अब नहीं, आगे वही, भविष्य की देखिए, बात करनी है। आप- आपके चेहरे कौन से होंगे, कांग्रेस पार्टी के देखिए, चेहरे कौन से होंगे, नाज़रीन इस पर हम आज बात नाज़रीन करने जी, वाले हैं। हमारे पास कई योग चेहरे हैं और मुझे लगता है कल शाम तक आपके सामने बकायदा योग चेहरे का नाम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि बकायदा जो दमोह की परिस्थितियां हैं, दमोह का विकास, दमोह कहते हैं मूल विकास से बिल्कुल पूरी तरह से पिछड़ा रहा है। मैं बताना चाहूंगा 15 माह की बात कर रहे हैं ना, दमोह में इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री वो लगाने के लिए जो कंपनी वाले कई सालों से प्रयासरत थे। बकायदा नितिन गडकरी जी ने भी कहा यहाँ की सरकारी मशीनरी के बारे में, यहाँ प्रोजेक्ट लेट होते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के लिए परमिशन नहीं दे पाए शिवराज सिंह जी। कमलनाथ जी ने सारे क्लेम 10 दिन में दिए और आज दमोह में वो फैक्ट्री का काम चल रहा है। ये हमारे बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि हमने 15 माह में दमोह को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास किया। महेश जी क्या कह रहे हैं आप, अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ छिंदवाड़ा में रिलायंस और बजाज ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो है उनके क्षेत्र से पैर क्यों पीछे खींच लिए? लाइंस बंद हो चुका है छिंदवाड़ा में बहुत पे बजाज ने अपना जो प्रोजेक्ट लगाना था वो बंद कर दिया है। छिंदवाड़ा का आदमी रोजगार के लिए चलिए, बाहर नहीं जाता। सच्चाई और जमीनी हकीकत पे भी आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखते रहेंगे, निष्पक्ष प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। सर क्या लगता है आपको, जितने विकास की बात कही जा रही है, अगर हम पलायन की बात करें, रोजगार की बात करें, फिर क्यों उस क्षेत्र से जो युवा हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें विवश होना पड़ता है कि दूसरे राज्यों में वो जाएं और मजदूरी करके अपना पेट पालें? नाजी जी, बुंदेलखंड की जमीन के अंदर विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना, लोह अयस्क खनिज, विपुल खनिज संपदा है। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक बुंदेलखंड में जो जमीन के अंदर हीरा पन्ना है, वो जमीन के ऊपर बेरोजगारी है, पलायन है और महंगाई है, सूखा है। ये परिस्थिति बदलना पड़ेगी बुंदेलखंड की, क्योंकि बहुत समृद्ध है जमीन के अंदर वो, और उसको जब तक उसका उभार नहीं होगा तब तक वो विकसित नहीं होगा। उसकी तुलना कभी उड़ीसा के काला हांडी जैसे पिछड़े इलाके से की जाती है, लेकिन अब बेताब है बुंदेलखंड अपने लिए। और बुंदेलखंड ऐसा इलाका है, आप आज़ादी का इतिहास उठा के देखोगे, बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि जन्म जन्म के बागी हमें, लिखी बगावत भाग हमारे, ऐसे ही कुछ पड़े सितारे जेलों में जो कटे सितारे। तो आप ये समझेंगे कि बुंदेलखंड ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी प्रकार से दबाया जा सकता है, डराया जा सकता, धमकाया जा सकता। वो अपनी बात दबंगी से कहता है। और ये जब चुनाव आते हैं तब बुंदेलखंड का मतदाता बड़े सूझबूझ से वोट करता है। वो समझता है कि आप किस बात को किस लहजे में कह रहे हैं और इसके कहने का क्या अर्थ है। देखिए, क्या ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी दुबे सर की मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया, अपने सूझबूझ से उन्होंने चुना, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से रहे हों? इस पर बहुत बहस प्रदेश में हो चुकी है, जो 28 सीटों पर हो चुकी है। बहुत अब राजनीति में, मैंने जो पहले कहा था कि अब दलों ने और नेताओं ने जब निष्ठाएं नहीं रखी तो अब नीचे के विधायक और कार्यकर्ता भी निष्ठाएं तोड़ चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर से जो बही है, आप देखें हर जगह कहाँ नहीं हुआ, यही सब हो रहा है। और अब तो आदमी ये चाहता है कि हमें अभी क्या मिल रहा है, हमें अभी कौन सा फायदा मिल रहा है। हाँ। अब बहुत वो जमाना चला गया जब लोग अपना सर कटा देते थे देश के लिए, दल के लिए। कहा जाता था व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। लेकिन अब वो आदर्श जब तक नहीं रहेंगे नीचे तो वो कोई क्यों। चलिए, आदर्श तो बदले हैं, चाहे देखा जाए कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की भी बात करें। महेश जी क्या लगता है, अगर नाराजगी आई सामने तो क्या पार्टी पे भारी पड़ सकती है? नाज़रीन जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी दमोह का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतने जाएगी। और आप ये देखेंगी जब परिणाम आएंगे 2 मई को, तो कांग्रेस किसी को कहीं ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, कहते ना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन वक्त के कहते ना उसमें क्या छुपा है, आप
इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, क्योंकि दमोह में मैंने बताया ना कि दमोह में हम जा रहे हैं विकास के नाम पर। दमोह इतना पिछड़ा रहा है, बकायदा भी आदरणीय देवदत्त जी ने कहा, क्योंकि मैं भी उसी बुंदेलखंड अंचल से आता हूं, कि दमोह में इतनी खनिज संपदा है जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 15-16 साल में जिसकी लूट खसोट मचाई है, अगर उसका 1% भाग भी अगर दमोह के विकास में लगा देते तो जो छिंदवाड़ा की बात कर रहे थे, तो दमोह छिंदवाड़ा से कई गुना आगे बढ़ चुका होता, क्योंकि दमोह में कई ऐसी जगहें हटा और कई ऐसी जगह जहां पर बकायदा आयरन ओर और कई तरह के खनिज संपदाएं हैं जिनका सिर्फ कहते ना जिनसे सिर्फ लूट खसोट मचाई शिवराज सिंह सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, उनके नेताओं ने अपनी झोलियां भरी हैं, लेकिन दमोह के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। चलिए महेश जी, अगर आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां आपकी पार्टी में कोई नाराजगी, कोई खटपट और उसका फायदा कांग्रेस लेती है, तो आप उसको कैसे संभालेंगे, या ये कहा जाए कि उस बात को आप खत्म करेंगे? और जैसा कि कांग्रेस ये कह रही है, बार बार कह रही है कि बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ऐसे में तो लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, तो आप कैसे जनता को जवाब देंगे? बुंदेलखंड को विशेष पैकेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बुंदेलखंड के लिए अलग योजनाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बुंदेलखंड के लिए लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई चिंता नहीं की। आपने दुबे जी को सुना, महेश शर्मा जी, आपने दुबे सर को सुना, कागजों में क्या हुआ उस पर बात मत कीजिए, धरातल पर क्या हुआ उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, आदरणीय देवदत्त जी का मैं सम्मान करता हूं। बुंदेलखंड में पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने की यदि शुरुआत हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही हुई है। बुंदेलखंड में शौचालय अगर घर घर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये देवदत्त जी भी जानते हैं, ग्रास रूट पे कहीं कुछ थोड़ी बहुत अगर कमियां रही होंगी उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन काम का प्रारंभ बुंदेलखंड में यदि किसी ने किया तो वो भाजपा की सरकार ने किया है। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई राजी नाराजी है, किसी प्रकार की कोई राजी नाराजी नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं। संगठन जो निर्णय करेगा सारे लोग उसमें कदम ताल करके काम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दमोह की जनता का दिल भी जीतेगी और चुनाव भी जीतेगी। चलिए अब देखना होगा जनता किसका साथ देती है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2 मई को मतगणना होनी है, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो जोश कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हाई नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि जनता किस मापदंड पर चुनाव करती है। एक बार जनता ने जिसे चुना उसके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन अब अपने साथ न्याय करने के लिए जनता किसका हाथ थामेगी ये देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।